गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कितने लोग आ गए? 48। चलो काफी। तो डीबीपी सबने कर ली थी, डिस्कस कर लेते हैं। यस सर। क्या डाउट है? किसी को भी डाउट हो वो उसी समय बता देना कि मुझे डाउट है, मैं डिस्कस कर दूंगा क्वेश्चन को। चलो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है मॉड ए प्लस बी इज √2 टाइम्स मॉड ए माइनस बी। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना होगा? ओके, कोई एक आदमी आंसर बता दो ताकि पता लग जाए पूरी क्लास को कोई डाउट है या नहीं है। सर cos इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 6ab। cos इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 6ab। क्यों भाई, सबका यही है क्या? यस सर। यस सर। श्योर? यस सर। यस सर। चलो क्या करना था सिर्फ आपको, सिंपली किसी को डाउट है इसके अंदर? डाउट है तो बोलते चलना। नो सर, फालतू नो टाइम डाउट। पे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू √2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos। ठीक है ना, बस इससे सॉल्व करना था, यहाँ से cos थीटा आपको मिल जाएगा। आई हैव फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है सबको? किसी को डाउट? नो सर। बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, फाइंड अ यूनिट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो मैंने कल ही आपको बताया था, सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर अगर निकाली जाए तो वो हो जाती है ए कैप, तो वो हो जाएगी आई प्लस आई जे कैप प्लस जे कैप प्लस प्लस के कैप अपॉन √3। अपॉन √3। ये डायरेक्शन आ गई, तो आपका वेक्टर सिंपली मैग्नीट्यूड 5 चाहिए तो 5a कैप, यानी 5/√3 यस इंटू सर। आई प्लस जे प्लस के। यस सर। क्लियर है? सिमिलरली था थर्ड क्वेश्चन, यस सर। वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो ये सिंपली क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड 3। सर हाँ सर कोई एक्चुअली डाउट? मैं ना मतलब गलत लिंक ज्वाइन कर ली थी शायद, तो उसकी वजह से मतलब मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे चल रहा है। तो सर आप ये सेकंड क्वेश्चन समझा सकते हो प्लीज? ओके, देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है। सेकंड क्वेश्चन बोला गया है, जैसे मैं आपको थर्ड ही बता देता हूँ, थर्ड और सेकंड सेम है। तो थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखो तो फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो जैसे ए वेक्टर मुझे दिया गया है 2i कैप माइनस 3k कैप। सबसे पहली बात, क्या इसका मैग्नीट्यूड 3 है? नहीं, इसका मैग्नीट्यूड है अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ 13, कुछ ऐसा इसका मैग्नीट्यूड। खैर हमें तो क्या, आपको एक वेक्टर चाहिए, मान लेते हैं बी वेक्टर है वो, जो हमें चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए 3 और उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए ए वेक्टर से। क्या कोई ऐसा वेक्टर है जो मुझे ए वेक्टर की डायरेक्शन बता सकता है? हाँ, ए ए कैप। कैप। ए कैप यानी यूनिट वेक्टर आपको सिर्फ डायरेक्शन बताता है, तो मैं यूनिट वेक्टर निकाल देता हूँ। वो आएगा 2i माइनस 3k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये आपको मिल गया 2i माइनस 3k बाय अंडर रूट 13। ये है आपकी डायरेक्शन ऑफ ए। आपको वेक्टर किस डायरेक्शन में चाहिए भाई, बोलो? अपोजिट टू द अपोजिट डायरेक्शन डायरेक्शन। ऑपोजिट। तो ए कैप की ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होगी? माइनस ए कैप। माइनस एक कैप। तो बस मैग्नीट्यूड तो चाहिए था 3, क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है। ए कैप का मैग्नीट्यूड 1 है,
तो माइनस ए कैप का भी मैग्नीट्यूड 1 होगा। अब आपको पता है किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें वेक्टर को तो मैग्नीट्यूड m टाइम्स हो जाता है। तो मुझे 3 मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और डायरेक्शन लिख दी माइनस ए कैप, क्योंकि ये ऑपोजिट है ए कैप, ए वेक्टर की डायरेक्शन से। तो यहाँ से मुझे -3/√13 इंटू 2i -3k ये आंसर मिल गया। क्लियर हुआ क्या सबको? यस सर। Yes, और sir. सर सेकंड में हमें वो नेगेटिव नहीं लगाने का ना, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन है। हाँ, सेकंड में आप नेगेटिव नहीं लगाओगे क्योंकि सेम डायरेक्शन चाहिए बस। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या लिख दूंगा, 5 ए कैप, है ना, 5 मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप। ओके सर। चलो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड अ यूनिट वेक्टर अलोंग 2a प्लस b। किसी को डाउट इसके अंदर? No, sir, no doubt. 2a प्लस b, सिंपली आपका आंसर आ गया होगा कितना? ये आ गया होगा 2i 2ik plus 4j cap Plus minus 4k. k cap. माइनस के कैप। 4j कैप माइनस k कैप। इसके अलोंग यूनिट वेक्टर चाहिए, मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड डिवाइड। से डिवाइड कर देंगे। √21 magnitude. बिल्कुल सही। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, किसी को डाउट है इसके अंदर? फिफ्थ तो सबसे हो गया होगा शायद। फिफ्थ में अगर डाउट है तो बोलो No, sir. फटाफट। फिफ्थ में नहीं कर रहा हूं, अगर किसी को डाउट है तो बोले। नो सर, नो डाउट्स। क्लियर। सिक्स्थ में कोई डाउट? डायरेक्शन कोसाइंस लिखने थे। No, sir, वो भी सिक्स्थ होता में कर देता हूँ, सिक्स्थ में कर देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे जरूर होंगे जिनको डाउट होगा। i -j प्लस √2k। आपको डायरेक्शन कोसाइंस लिखने हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है? फाइंड करना है। पड़ेगा। 2 आ 1 जाएगा। प्लस आएगा। 1 प्लस 2 2 यानी कि 2। तो अब देखो कॉस अल्फा क्या होता था? कॉस अल्फा होता था x 1/2. कंपोनेंट अपॉन मॉड ए 1/2। कॉस बीटा क्या होता था? -1/2 -1/2। कॉस गामा क्या होता था? √2/2 1/√2. 1/√2 तो कोसाइंस लिखने अगर एक साथ हो आपको तो लिख दोगे 1/2 कॉमा -1/2 कॉमा 1/√2। ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस है। कोई दिक्कत इसमें? No, sir. नो सर। बढ़िया, तो ये आपका हो गया। उसके बाद राइट अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 मेक 60 डिग्री विद द x एक्सिस एंड 60 डिग्री विद द y एक्सिस, फाइंड एंगल इट मेक्स विद द z एक्सिस। आया आंसर? यस सर। Sir, 45 Yes, 45 sir. degree और 45 और 45, 135। 135 और 35 डिग्री। कैसे किया होगा? वही चीज ए पार्ट के लिए तो cos स्क्वायर cos पर alpha plus cos फॉर्मूला पर cos beta square plus बीटा cos पर gamma is equal to गामा इक्वल टू 1 प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। यहाँ से गामा आ गया आपका 45 डिग्री या 135 डिग्री। डायरेक्शन कोसाइंस, कोसाइंस तो सीधे क्या आ जाएगा? cos 60 यानी 1/2 प्लस माइनस 1/√2। 1√2 और वेक्टर फॉर्म लिखना है अगर आपको 5ik plus 5ik 5j plus 5jk plus or minus 5√2. क्या बात है। प्लस माइनस बेसिकली 10 cos 45 डिग्री। ये आपका वेक्टर फॉर्म हो गया। कोई डाउट सेवेंथ में? नो सर। नो सर। एट्थ क्वेश्चन था। मैं इसका आंसर फटाफट लिखते जा रहा हूँ, किसी को डाउट आए तो बोलते जाना। मैं सिर्फ लिखूंगा तेजी से, ठीक है? तो a cos 30 डिग्री माइनस आई कैप प्लस a cos 60 डिग्री माइनस जे कैप। हाँ भाई, डाउट किसी को पहले में? नो सर। सेकंड में मैं लिख दूंगा इसे 10 cos 60 डिग्री जे कैप प्लस 10 cos 30 डिग्री माइनस के कैप। थर्ड के अंदर 10 cos 30 डिग्री माइनस आई कैप। प्लस k cap ना आना चाहिए। बेटा इसका देखो z एक्सिस किधर है सेकंड पार्ट में? नेगेटिव होगा।
z एक्सिस नीचे है कि नहीं है आपकी? सर यस सर, नीचे के साइड है इसलिए नेगेटिव। बिल्कुल, इसमें भी y जैसे नीचे है। अरे ऋषभ क्या कर रहे हो भाई? संगीत की जरूरत नहीं है हमें, बाद में गाना गा लेना, ठीक है। 10 cos 30 डिग्री माइनस आई कैप, और एक ऊपर की तरफ कंपोनेंट आ जाएगा 10 cos 60 डिग्री जो है आपका माइनस जे कैप। डी पार्ट के लिए देखें तो डी पार्ट में आ जाएगा हमारा a cos 45 डिग्री माइनस के कैप प्लस सर ए की वैल्यू 10 cos नहीं है सर, आई 45, हाँ 10 लिख देना बेटा, 10 लिख देना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आई कैप समझ आया? यस सर। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, आई कैप पहले लिख दो, सुंदर वही लगेगा, आई कैप पहले लिखा जाए, पर आंसर मैच करते जाओ, ठीक है। यहाँ पे देखो 10 cos 60 डिग्री आई कैप प्लस 10 cos 30 डिग्री माइनस जे कैप, और फाइनली ये है हमारे पास, तो a cos 60 डिग्री आई कैप प्लस a cos 60 डिग्री जे कैप और प्लस a cos 45 डिग्री के कैप। किसी को कंपोनेंट लेने में कोई डाउट? अगर आपने लेक्चर अटेंड किया था तो नहीं होना चाहिए, फिर भी डाउट है तो बोलो। नो सर, नो डाउट। क्लियर है सबको? यस सर। यस चलिए सर। क्वेश्चन नंबर 9, इफ दिस इज अ यूनिट वेक्टर फाइंड x, यानी कि मैग्नीट्यूड x स्क्वायर Magnitude प्लस equals to 1. का प्लस और स्क्वायर माइनस रूट 11 बाय 1 बाय 4 का स्क्वायर, ये होना चाहिए 1। x यहाँ से मिलेगा अंडर रूट 11 बाय 4 Plus minus 11 root. प्लस और माइनस। बिल्कुल ठीक है ना, अंडर रूट 11 बाय 4 लिख दिया। अभी तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है प्लस माइनस में, सेम आएगा। चलिए 10 forces of equal magnitude act at a point at equal angles with each other, find net force। हाँ भाई, नेट फोर्स तो कितना आ जाएगा? 0. कहाँ से आया ये? 0। आया कैसे? Polygon law. पॉलीगॉन लो। ठीक है, और दो के बीच का एंगल क्या होगा? तो ऐसा मान लो 36 क्या? डिग्री। 36 10 से 360 by डिवाइड 10। करोगे 36 डिग्री आएगा। कोई कष्ट? नो सर। इस बार तो डीपी भी बड़ी तेजी से करी है लोगों ने एकदम। चलिए उसके बाद 11th क्वेश्चन, फाइंड मॉड a प्लस बी, टाइम पास था, अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 4 इंटू cos 37 डिग्री, कितना आया था अंडर रूट? 2/5। 2 to 1/5। चलो सिमिलरली मॉड a माइनस बी, अंडर रूट 29/5। 29/5। किसी को भी डाउट हो बोलते जाना। एंगल मेड बाय a प्लस बी विद b, तो इसके लिए ये यूज करना था tan इनवर्स डेल्टा 12 by 30। Inverse 12 by 30. tan इनवर्स 12 by 31। a sin थीटा बाय b प्लस a cos थीटा, ठीक है ना। तो वैल्यू पुट कर देंगे बस, 4 इंटू साइन 37 बाय 3 प्लस 4 cos 37, कितना आ गया था? अंडर रूट ऑफ tan 12 by इनवर्स 12 by 31। 12/31। सिंपली फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला उठा के देखना था, करना था। 12, if resultant of two mutually perpendicular vectors p and q has magnitude of 2p, find p by q। 1/√3। बहुत बढ़िया। Yes, sir. किसी इसमें हो सकता है लोगों को डाउट हो, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या दिया गया है। आपको दिया गया है कि पहली बात तो एंगल बिटवीन p एंड q क्या है? एंगल बिटवीन p एंड q 90 डिग्री है आपका 90 डिग्री। अब रिजल्टेंट ऑफ p एंड q, तो रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos 90 डिग्री, थीटा। और ये इक्वल होना चाहिए 2p वेक्टर के, यानी 2p। स्क्वायर कर दो, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, ये होना चाहिए 4p स्क्वायर। यहाँ से आपको p बाई q की वैल्यू जो मिलेगी
1/√3 मिल जाएगी। ओके, जो क्वेश्चन में बोला जाए बस वो कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी लोगों को डाउट हो सकता है तो मैं बता देता हूँ एक बार। -46 I cap plus 28 J cap. क्या बात है। 13th है, फाइंड द कोप्लेनर फोर्स F3 सच दैट रिजल्टेंट फोर्स तीनों का क्या आ जाए 0। इक्विलिब्रियम में है तीनों। बिल्कुल इक्विलिब्रियम में। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं F1 को लिख लेता हूँ। F1 है कितना, F1 हो जाएगा 20 cos 37 डिग्री, ये तो हो गया आई कैप, 12 J cap. प्लस 20 cos 53 डिग्री, ये हो गया जे कैप। इसमें किसी को कोई दिक्कत? तो 20 cos 37 यानी कि 16 आई कैप 16 I cap प्लस plus 12 12 जे J कैप, cap. ये आपका F1 है। सिमिलरली F2 आपको मिल जाएगा आपका 50 cos 53 आई कैप प्लस 50 cos 37 माइनस जे कैप। कंपोनेंट्स लेना सीख चुके हैं क्योंकि हम, तो यहां मुझे मिल जाएगा ये 30 आई कैप माइनस 40 जे कैप, ये आपको मिला F2। अरे बात समझ आई क्या? अब मैं सिंपली क्या कह सकता हूं कि F1 प्लस F2 Plus प्लस F3 is equal to 0. 0। बस यहाँ पुट कर दो इनकी वैल्यू, 16i प्लस 12j प्लस 30i माइनस 40j प्लस F3, ये मिलके होना चाहिए 0। F3 यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस 46i, ठीक है ना, प्लस 28j, प्लस ये 28 आपको फोर्स मिला है। हाँ सर हम ऐसे कर सकते हैं, आपने जो ये लिखा है ना F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0 implies हाँ। resultant is equal to 0. So R of X component and R of Y component is also 0. हाँ So फिर इसका F1 और F2 का Y X component लिख दिया प्लस F3 is equals to 0 और बिल्कुल। फिर F2 का सेम आपने वैसा। देखो हमने क्या किया है, हमने ओवरऑल को 0 कर दिया है। आपने क्या किया है, आपने x कंपोनेंट्स के सम को 0 किया है, y कंपोनेंट्स के सम को 0 किया है। तो बात हम दोनों एक ही काम कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हम जानते हैं x को y से कुछ लेना देना नहीं है। तो एक साथ भी लिख सकते हो, या x को अलग 0 कर दो, y को अलग 0 कर दो, वो भी बिल्कुल सही है। ओके सर आपने वो F2 में माइनस जे कैप लिखा है ना? हाँ माइनस जे कैप नीचे की तरफ है ना, नीचे आएगी ना शैडो। यस सर वही मेरे को लगा आपने। चलो 14, the position vector of A is this, B is this, find displacement vector from A to B। ठीक है, तो A का पोजीशन वेक्टर आपको पता है, तो A के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो ना, 2, -1, 1, और B के कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हो 1, 0, 3। डिस्प्लेसमेंट B से A चाहिए, तो क्या चाहिए आपको, BA वेक्टर। I cap minus J cap minus 2 J cap. 2 -1 I cap प्लस -1 -0 J cap प्लस 1 -3 K cap, यानी कि I cap माइनस J cap minus 2K cap. माइनस 2K कैप। -2 के बहुत ही आसान। और लास्ट क्वेश्चन, एडिंग A वेक्टर टू रिजल्टेंट ऑफ B एंड C इज अ यूनिट वेक्टर along नेगेटिव x एक्सिस, फाइंड A वेक्टर। ये कितने लोगों से हुआ? Minus 3 J cap minus 4 K cap. बहुत बढ़िया, जिनसे भी ये हो गया बहुत अच्छी बातें हैं। हाँ तो समझा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। उन्होंने बोला है पहली बात तो कि एडिंग ए वेक्टर टू रिजल्टेंट ऑफ बी एंड सी, तो पहले रिजल्टेंट ऑफ बी एंड सी तो निकाल लें, यानी बी प्लस सी। तो बी और सी को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 2i plus 3j cap plus 4k. -3i प्लस 2j प्लस 5k, ये आपको मिलेगा -i प्लस 3j प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 ये रिजल्टेंट है B प्लस C का। उन्होंने कहा है A को ऐड करें अगर B प्लस C के रिजल्टेंट में, यानी A को ऐड करें B प्लस C के रिजल्टेंट में, यानी ये हो गया आपका A प्लस -i प्लस 3j प्लस 4k, तो ये आपको मिलता है एक यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव x डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर नेगेटिव x डायरेक्शन में क्या होगा, -i कैप minus 1 I cap. बस।
यूनिट वेक्टर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में कितना होगा, माइनस आई कैप। यहाँ से आपको ए वेक्टर मिल जाएगा अभी कितना, -3 -3 j कैप -4 k कैप। यही आपका आंसर है। सर आपने अभी क्या बोला हुआ माइनस आई कैप वाले में, एक बार बताओ। बेटा उन्होंने क्या कहा है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, पहली बात तो जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, मैग्नीट्यूड 1 हो, और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन क्या होती है, माइनस आई कैप। तो Yes, 1 sir. मैग्नीट्यूड का माइनस आई कैप डायरेक्शन का वेक्टर क्या होगा, 1 इंटू माइनस आई कैप। यस सर। तो इनका एडिशन उन्होंने कहा है, ए को अगर ऐड करें इसके साथ तो 1 इंटू माइनस आई कैप मिलना चाहिए, वही कर दिया बस। यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। बहुत बढ़िया भाई। तो यहाँ तक तो मुझे लगता नहीं है किसी को कोई डाउट है। अगर है और कोई नहीं पूछ पाया है तो व्हाट्सएप पे पूछ लेना, ठीक है। अगर आप शर्मा गए पूछ नहीं पाए तो ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। फिर डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे, इसकी भी डीपीपी मैं आपको दूंगा, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की, ठीक है। तो हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में कुछ कुछ चीजें पढ़ ली थी, निकालना सीख लिया था, बेसिकली खत्म ही हो गया था ना पूरा। हाँ खत्म हो चुका सर था। क्रॉस एक का प्रोजेक्शन दूसरे पे निकालना भी हमने सीख लिया था। आज हमें स्टार्ट करना है क्रॉस प्रोडक्ट। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट दूसरा नाम था भाई इसका वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा, वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोला जाता है, सबसे पहली चीज तो द रिजल्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसा कि हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट जब आप करते थे दो वेक्टर्स का तो आंसर जो है एक स्केलर क्वांटिटी आती थी। वैसे ही अगर आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। सिंबल की अगर मैं बात करूं तो सिंबल लिटरली क्रॉस यूज किया जाता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सीधी सी बात है, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर से ही क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है ना, कभी स्केलर से क्रॉस प्रोडक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट नाम है इसका, ठीक है ना। वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है। अगली चीज वो आ जाती है, इसका मीनिंग क्या है। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करने का मीनिंग क्या है। डॉट प्रोडक्ट करने का मीनिंग है प्रोजेक्शन निकालना। क्रॉस प्रोडक्ट करने का मीनिंग ये है टू कैलकुलेट द एरिया of a parallelogram or a triangle। तो इसका बेसिकली मीनिंग ये है कि आप जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, ठीक है ना, तो आप क्या निकाल रहे हो, एक एरिया निकाल सकते हो किसका, पैरेललोग्राम का या एक ट्राइंगल का। कैसे वो मैं आगे बताऊंगा, अभी बस इतना याद रखो। यूज क्या है, तो दो यूज हैं। पहला यूज तो हो गया टू कैलकुलेट एरिया, टू कैलकुलेट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल, और दूसरा है टू कैलकुलेट अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू set of any two given vectors। अगर संसार में कोई भी दो वेक्टर आपको मैं बोल दूं रैंडमली, और मैं बोलूं एक ऐसा वेक्टर बताओ जो इन दोनों से परपेंडिकुलर हो, तो वो भी आप क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से निकाल सकते हो। तो क्रॉस प्रोडक्ट का यूज क्या क्या हो गया, बेसिकली पैरेललोग्राम का एरिया या ट्राइंगल का एरिया निकालना, और साथ ही साथ दुनिया में कोई भी दो वेक्टर रैंडमली आपको बोल दिए जाएं, उन दोनों से परपेंडिकुलर एक वेक्टर चाहिए हो तो वो भी हम क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। तो आइए मैथमेटिकली देखते हैं कि एक्सप्रेशन क्या बनती है।
तो एक्सप्रेशन बनती है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, जबकि डॉट प्रोडक्ट में बनती थी कॉस थीटा, और साथ में आता है यहाँ एन कैप। अच्छा, एन कैप क्यों आया? क्योंकि भाई वेक्टर बनाना है तो डायरेक्शन भी तो आपको चाहिए। यहाँ मैग्नीट्यूड तो क्या हो गया, सिर्फ मॉड ए क्रॉस बी कोई बोलता मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो आप सिंपली क्या कहते हैं, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। साइन थीटा। तो ये आपकी क्या है, ये क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन है। समझ आ रहा है? ये क्या है, ये आपके क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन है। यहाँ ऑब्वियसली थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये आपका ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर, तो ये है एंगल थीटा। एन कैप क्या है? तो ऑब्वियसली कैप लगा है उसके ऊपर, तो एन क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। तो एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर perpendicular to a vector, b vector and the entire plane containing a vector and b vector। क्या मतलब है इसका? एन कैप पहली बात तो एक यूनिट वेक्टर है, यानी एन कैप सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन है जो कि परपेंडिकुलर है ए वेक्टर से भी, बी वेक्टर से भी, और इन दोनों को कंटेन करने वाला जो पूरा प्लेन होगा उस पूरे प्लेन से भी ये परपेंडिकुलर होगी। बात समझ आई? यस सर। सर वापस रिपीट करो, ये क्या बोला आपने? परपेंडिकुलर किससे होगा? लिखा है बेटा, पढ़ लो, पढ़ो पूरे एक प्लेन बार, कैसे? पढ़ो एक बार। हाँ सर, पढ़ा इसलिए तो पूछा। हाँ, क्या नहीं समझ आया बेटा? सर पूरे प्लेन से एक यूनिट वेक्टर कैसे परपेंडिकुलर? फिर वो अच्छा, अलग एक प्लेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अलग प्लेन में। तो मैंने कब कहा बेटा सेम प्लेन में आएगा? जब लिखा है कि प्लेन से परपेंडिकुलर होगा तो ऑब्वियसली अलग प्लेन में ही जाएगा ना वो तो। आप ओके। ऐसा सोचो, आपकी मोबाइल की स्क्रीन या लैपटॉप की स्क्रीन आपके सामने है, उससे हाँ परपेंडिकुलर अगर आपको एक पेन रखना है, समझ आ रही है बात, पूरे प्लेन से परपेंडिकुलर, तो क्या वो पेन उसी प्लेन में रख सकते हो आप? नहीं। नहीं, वो तो उससे परपेंडिकुलर आएगा ही। तो ये ऐसे ही होता है जैसे हमारा मोबाइल की स्क्रीन है या लैपटॉप की स्क्रीन है। मुझे बताइए, जैसे मैं ये ले लूं, इस तरह से मैं कह दूं कि एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो इन दोनों से परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होगा, क्या आप बता सकते हो मुझे? इमेजिन करके देखो जरा। स्क्रीन एक से वेक्टर ये है, परपेंडिकुलर जो होगा। एक वेक्टर ये है, इन दोनों से परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा आएगा? वो तो हो स्क्रीन सकता है जो के सर, स्क्रीन फिर बाहर के आ से रहा बाहर आ रहा होगा या स्क्रीन के और अंदर जा रहा होगा? अंदर जा रहा होगा। समझ हाँ। आता है कि नहीं? तो वो यस पूरी यस। स्क्रीन से भी परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, वो तो बस यही मतलब होता है उसका, ठीक है ना? तो दो पॉसिबल हो सकते हैं इसमें। ओके। बिल्कुल, दो पॉसिबल। चलो, क्लियर हो गया सबको? ये मीनिंग क्या होता है, निकालते कैसे वो भी हमने नहीं देखा है, अभी सिर्फ हमने फॉर्मूला देखा है, ठीक है? इसके ऊपर पहले बहुत इजी वाले क्वेश्चन करा देता हूँ। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर निकालने को कोई बोलता है, जो कि बहुत रेयरली होगा ही नहीं जहां तक है। ए आपका 3 है, ठीक है, बी आपका 4 है, ये आपका 37 डिग्री है। दूसरे में ए आपका 3 है, बी आपका 4 है, ये 120 डिग्री है। तीसरे में ए 3,
हाँ जी, एकदम इजी टाइप के जो क्वेश्चन है वो मैंने पूछे हैं पहले पहले। चलो आदर्श भाई पहला बता दो, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। आदर्श कुमार सिंह। हेलो बेटा, नेट बहुत खराब चल रहा है क्या? नेट काफी, हेलो, चलो नेट की काफी दिक्कत लग रही है। ओके कोई बात नहीं, चलो। अर्थ, तुम्हारा हुआ पहला अर्थ? सर नहीं हुआ। नहीं हुआ? सर मेरा हो गया। सर मतलब अभी कर रहा हूँ। नहीं नहीं, एक सेकंड, अर्थ को करने दो मेरे भाई। आपने कॉपी किया था फॉर्मूला? सर अभी मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, अभी मैंने ट्राई नहीं किया। बेटा कॉपी किया था फॉर्मूला, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो ना। यस सर। क्या था फॉर्मूला मॉड ए क्रॉस बी का? देख के बोलना है, सॉरी सर। देख के ही तो बोलना है, कॉपी किया है, फटाफट बोलो। हाँ सर, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी साइन थीटा। मॉड ए कितना है? 3 और बी कितना है? 4। और साइन 37 कितना होता है? बोलो भाई। 3/5। रैंडम गैस था पर सही चल गया। 3/5 कितना आ गया? 36/5। यस। इसमें क्यों टाइम वेस्ट कर रहे थे? मुझे पता है, मैं तुमसे पूछता नहीं तो तुम बैठे रहते सिर्फ। कितना टाइम लगेगा इसमें? ध्यान रखो यार थोड़ा। चलो आर्यन नेक्स्ट बताओ, सेकंड का। सर सेकंड का 6√3। 6√3 क्या लिख दूंगा मैं? 3 into 4 4 into sin 30 cos cos 30। सॉरी साइन आएगा, कॉस तो आते ही नहीं है। वही साइन है। साइन sin 3/5 होगा। कितना एंगल है दोनों के बीच में? टेल टू टेल कनेक्ट करोगे 60 डिग्री 60 तो साइन 60 डिग्री आ जाएगा। तो कितना हो गया? 6√3 चलो फाइनली कौन बता रहा है? बता दो। सर मैं बता दूं? चलो बताओ, सिद्धि बताओ। सर 6 3 3 into into 4 4 into into sin sin। सर -6 ही आएगा। -6 नहीं आएगा। बेटा साइन है, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव होता है, यानी कि ये हो गया 12 into 1/2 1/2। यानी कि 6। yes sir 1/2। तो ये वाला तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी दिया हो, एंगल भी दिया हो, और सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा गया हो। किसी को दिक्कत है इसके अंदर? ऑब्वियसली नहीं होगी। ठीक है, तो अब आते हैं हम टॉपिक के ऊपर। प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स, ठीक है ना? तो सबसे पहली चीज जो ध्यान रखनी है, मैं अगर आपसे पूछूं कि आई कैप क्रॉस आई कैप, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे मॉड ऑफ आई कैप, मॉड ऑफ आई कैप, और दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? आई और आई के बीच जीरो में। हो जाएगा ये तो ये कितना आ गया? 0। जीरो। तो सिमिलरली मैं कह सकता हूँ जे क्रॉस जे भी 0 आएगा, और के क्रॉस के भी क्या आएगा? के क्रॉस 0। जीरो। यानी आई क्रॉस आई ये इक्वल होता है जे क्रॉस जे, ये इक्वल होता है के क्रॉस के, और ये इक्वल होता है 0 वेक्टर के। क्योंकि आंसर वेक्टर आना चाहिए ना, ये वेक्टर प्रोडक्ट है, आंसर वेक्टर आना चाहिए, इसलिए मैं 0 वेक्टर लिख रहा हूं उधर। समझ आया? 0 नहीं लिखते हैं, 0 वेक्टर लिखते हैं। ऑल दो लोग इतना ध्यान नहीं देते, पर आपको पता है कि वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हो, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट है, फाइनल आंसर वेक्टर क्वांटिटी आनी चाहिए,
इसलिए हमें 0 वेक्टर लिखना चाहिए। और क्यों ये 0 आया है? क्योंकि किसी भी वेक्टर का खुद से एंगल कितना होता है? 0। साइन 0 क्या हो जाता है? 0। अब बात आती है कि I क्रॉस J क्या होगा, जैसे मैं आपसे पूछ लूं। Z कैप 1 Z कैप 1 तो I कैप हो गया x एक्सिस, J कैप हो गया y एक्सिस। एक ऐसा वेक्टर जो x एक्सिस के भी परपेंडिकुलर और y एक्सिस के भी परपेंडिकुलर है, वो कौन है? Z एक्सिस। Z कैप Z Z सॉरी कैप। पर Z भी आंसर हो सकता है और माइनस Z भी आंसर हो सकता है, तो इसके लिए एक कन्वेंशन बना दिया गया। यही आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो अब Z और माइनस Z दो आंसर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम एक ही आंसर रखेंगे। और एक आंसर के लिए क्या करेंगे, हमेशा एक सर्कल ड्रॉ करके रखो, उस पर लिख लो I, J और K। अगर आप क्लॉकवाइज घूमते हो तो किन्हीं भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरा वेक्टर दे देगा। जैसे मैं कहूं I क्रॉस J, क्लॉकवाइज चला मैं I क्रॉस J करने के लिए, तो मुझे मिलेगा K। मैं कहूं आपसे K क्रॉस I, K क्रॉस I, क्लॉकवाइज चला मैं J। मैं कह दूं आपसे J क्रॉस I, तो J क्रॉस I करने के लिए मैं उल्टा चल रहा हूं, देख रहे हो आप, एंटी क्लॉकवाइज। J क्रॉस I के लिए एंटी क्लॉकवाइज चला तो K नहीं आके माइनस K कैप आ जाता है। बात समझ आई? तो इफ क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, इफ एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव। बात समझ आई? अरे बोलो भाई। यस तो कुछ भी आपसे पूछा जाए, जैसे मैं पूछ लूं आपसे K क्रॉस J की वैल्यू क्या होगी? माइनस I क्रॉस J। माइनस आप I उल्टा जा रहे हो तो आप कह दोगे माइनस I क्या। -I। क्लियर हुआ? तो ये बहुत ही आप जरूरी repeat कर कंडीशन। सकते हो? हाँ, सर ये रूल है कि कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरा वेक्टर जैसा जितना आता है, किसके जितना? जो थर्ड वेक्टर है, जैसे कि यहाँ पे I कैप इंटू J कैप इज इक्वल टू K कैप ही होगा। हाँ ये तो है, क्योंकि देखो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस तीन ही है ना हमारे पास। यस सर। हम यूनिट वेक्टर्स का कर रहे थे, सिर्फ i j k में ही बात कर रहा हूं मैं। तो i और j के लिए k हो सकता है, k और i के लिए j हो सकता है, क्योंकि यही तीन तो एक्सिस हैं। मैं पूछूं y और z एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन है, तो आप कहोगे प्लस x है और माइनस x है। सर Yes. हम है कि नहीं? फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें n कैप की वैल्यू k कैप रख देंगे सर। हाँ, तो वो n कैप की वैल्यू पता कैसे लगेगी, वही तो हम बता रहे हैं यहाँ से। ये कन्वेंशन हाँ याद वो रख, ठीक है ना? क्लियर है? सर आई कैप ए कैप का क्या होगा? आई कैप क्रॉस के कैप। ये क्या सवाल है बेटा, खुद ही हो जाना चाहिए। आई कैप क्रॉस के कैप, J बताओ कैप। आप ही बताओ, आप माइनस J क्लॉकवाइज गए या माइनस एंटी क्लॉकवाइज गए? माइनस जे कैप, हाँ सर। क्लियर हुआ? सर इस हिसाब से जब इसका प्रोडक्ट भी करेंगे तब भी दिक्कत आएगी ना लिखने में। क्या प्रोडक्ट? मीन्स ऐसे वेक्टर फॉर्म में प्रोडक्ट करेंगे तो। हाँ हाँ, वो अब सबका सॉल्यूशन है, चिंता मत करो। और कोई डाउट अभी यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यस सर। हाँ बोलो। सर I क्रॉस I, तो वहाँ पे हमने n कैप क्यों नहीं लिया? बेटा 0 इंटू एन कैप भी 0 वेक्टर ही आएगा ना। हाँ ओके। और नीचे? कहाँ नीचे? हाँ I कैप क्रॉस J कैप। तो डायरेक्टली आंसर ही लिख दिया ना बेटा। ओके सर। उसके लिए तो कन्वेंशन यूज कर रहे हैं ना, ये तो यूनिट वेक्टर्स हैं, इनका मॉड ए मॉड बी तो कितना है? 1 है। साइन 90 कितना है? 1 है, क्योंकि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है ना। यस आई जे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। यस सर, वो तो डायरेक्टली हो जाएगा। बिल्कुल। तो अब देखो इनको कैसे किया जाएगा इन वेक्टर फॉर्म। इन वेक्टर
फॉर्म। देखना, मैं कहता हूं ए वेक्टर है जैसे a1 i कैप प्लस a2 j कैप, और बी वेक्टर है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, और आपसे मैं कहूं a क्रॉस b हमें बताना है। मैंने मॉड नहीं लगाया, इसका मतलब आपको डायरेक्शन भी बताना है। तो आप लिखोगे a1 i कैप प्लस a2 j कैप क्रॉस b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। एक एक टर्म को करते जाएं, तो पहली टर्म से करोगे क्या मिलेगा, a1 b1 i क्रॉस i, जैसे डॉट प्रोडक्ट में किया था याद करो, प्लस a1 b2 i क्रॉस j प्लस a1 b3 i क्रॉस k प्लस सेकेंड टर्म को करो a2 b1 j क्रॉस i प्लस a2 b2 j क्रॉस j प्लस a2 b3 j क्रॉस k। अब मैंने खुद का, मुझे आलस आ रहा था इसलिए मैंने तीसरी वाली टर्म नहीं लिखी, वरना मुझे तीसरा भी लिखना पड़ता। यहां करेंगे तो देखो i क्रॉस i तो क्या हो गया, 0 प्लस a1 b2 i क्रॉस j क्लॉकवाइज घूमे हो तो k प्लस a1 b3 i क्रॉस k माइनस माइनस j, i j के याद रखा करो, उल्टे गए तो माइनस हो जाएगा, प्लस a2 b1 माइनस क्रॉस i माइनस k कैप प्लस जीरो a2 b2 तो गायब हो गया, j क्रॉस j 0 होता है, a2 b3 j क्रॉस k क्या मिला भाई आपको, आपको मिला a2 b3 i कैप और प्लस a1 b3 माइनस j कैप और प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 k कैप। अरे समझ आया क्या? हाँ यस सर, तीसरी टर्म के सारे 0 होंगे। हाँ तीसरी तो 0 ही है ना, मैंने लिया ही नहीं है, मैं लेता तो अभी आंसर आ जाता उसका भी, पर बहुत लेंदी हो रहा है इसलिए मैंने लिया ही नहीं। समझ आएगा? तो ये हमने कन्वेंशन यूज करते हुए क्रॉस प्रोडक्ट किया, पर आपको कुछ खास मजा नहीं आया होगा, काफी इरिटेटिंग सा है ये, काफी बोरिंग सा है कि नहीं? टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, एक एक को सोचना पड़ रहा है। पर फिर भी किसी को कोई डाउट है? नो सर। तो दूसरा मेथड भी है इसका, जो आप सीधे सीधे आंसर दे पाओगे इन वेक्टर फॉर्म। पहला वाला हमने कन्वेंशन यूज किया आई जे के वाला, दूसरे में हम यूज करते हैं डिटर्मिनेंट। अब समस्या क्या है कि डिटर्मिनेंट क्या है? तो डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस नाम से एक पूरा मैथ्स का चैप्टर है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो उस चैप्टर को तो हम नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना सीख लेंगे। डिटर्मिनेंट होता क्या है? जब भी आपके पास 3 या 3 से ज्यादा इक्वेशंस होंगी और उन्हें सॉल्व करना होगा आपको, तो उसके लिए डिटर्मिनेंट यूज किया जाता है। ये एक टेक्निक है, एक मेथड बनाया गया है जिससे कि आप जल्दी आंसर निकाल सकते हो, है ना? तो हम भी वही मेथड यूज करते हैं। क्या होता है, क्यों होता है, क्या टाइप्स होते हैं, ये सब मैथ्स में देखोगे आप आगे चल के। अभी बस सॉल्व करना सीख लो। जैसे मैं बोलूं ए वेक्टर है आपके पास a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, बी वेक्टर है आपके पास b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ध्यान से देखना, दोबारा बोल पाना थोड़ा मुश्किल होगा। a क्रॉस b मुझसे पूछा जाए तो मुझे इस तरह से 2 बार्स बना लेने हैं पहले तो, इन्हीं बार्स को बोला जाता है डिटर्मिनेंट। बात समझ आ रही? इस तरह के 2 बार बना दो, उन्हें कहते हो आप डिटर्मिनेंट। उसके बाद ऊपर आप लिखते हो आई कैप, जे कैप और के कैप।
उसके बाद आई कैप के नीचे प्लस साइन बना लेना चाहिए, जे कैप के नीचे माइनस साइन बना लेना चाहिए, और के कैप के नीचे फिर प्लस साइन, ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, इस तरह से। अब बताइए क्या क्वेश्चन है, ए क्रॉस बी, तो पहले कौन है, ए। तो इस डिटर्मिनेंट में पहले मैं ए का डेटा फिल करूंगा। ए की आई कैप में वैल्यू कितनी है, A1, जे कैप में वैल्यू है A2, और के कैप में वैल्यू है A3। क्रॉस बी है तो बाद में भी है, तो बी का डेटा यहाँ B1, B2 और B3। अब हम डायरेक्टली आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। पहले मैं आई कैप के साथ क्या आएगा वो लिखूंगा। आई कैप के साथ साइन कैसा है, प्लस, तो आप आई कैप पे आगे प्लस साइन लगाओगे, यानी कुछ नहीं लगाया तो प्लस ही है, ब्रैकेट ओपन करोगे। आपको करना क्या है, क्योंकि आप आई कैप के साथ क्या कोएफिशिएंट है वो निकालना चाह रहे हो, तो आप आई कैप की रो और कॉलम को हाइड कर लोगे, ठीक है। हम आई कैप की रो और कॉलम को हाइड कर लेंगे। आई कैप की रो और कॉलम को हाइड करने के बाद लेफ्ट से चलते हुए सबसे पहली टर्म जो आपको दिख रही है वो कौन सी है, A2। सबसे पहली टर्म जो आपको दिख रही है वो है A2। उसके डायगोनली ऑपोजिट वाले के साथ उसे मल्टीप्लाई कर दें, तो A2B3, फिर एक माइनस साइन लगाया जाता है और बचे हुए दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। सर क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप। हाँ, मतलब डायगोनली ऑपोजिट को मल्टीप्लाई करना, समझ आया। ये हमारा आई कैप की टर्म खत्म हो गई। मैं फिर से बताता हूँ, ए क्रॉस बी लिखा था, आई जे के लिखा, प्लस माइनस प्लस लिखा, पहले ए लिखा है तो ए का डेटा फिल किया, फिर बी लिखा है तो बी का डेटा फिल किया। सब डेटा फिल करने के बाद अब आंसर डायरेक्टली लिखना शुरू कर रहे हैं। आई कैप, क्योंकि ये प्लस साइन है तो प्लस से ओपन होगा, ब्रैकेट चालू किया, आई कैप के रो और कॉलम को हाइड किया, लेफ्ट से चलते हुए सबसे पहली टर्म जो आई उसको उसकी डायगोनली ऑपोजिट से मल्टीप्लाई किया, बीच में एक माइनस साइन लगाया और बचे हुए दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अगला लिखते हैं जे कैप का टर्म। जे कैप के नीचे माइनस है, यानी जे कैप के आगे एक माइनस साइन आता है हमेशा। जे कैप का ब्रैकेट चालू करो। जब आप जे कैप का ब्रैकेट चालू कर रहे हो तो आप ऑब्वियसली क्या करोगे, जे कैप के रो और कॉलम को हाइड करोगे। तो रो तो सेम है, पर जे कैप का जो कॉलम है वो कौन सा वाला है, बीच वाला। तो यानी कि अब जो हाइड किया जाएगा वो बीच वाला कॉलम हाइड किया जाएगा, तो मैंने इसे छुपा लिया। अब लेफ्ट से चलते हुए सबसे पहला क्या मिल रहा है आपको, A1 उसके डायगोनली ऑपोजिट क्या है, B3 तो आप कहोगे A1 B3 माइनस बचे हुए दोनों B1 ये आपका जे कैप खत्म हो गया। सिमिलरली आखिरी में के कैप की टर्म लिखूंगा। के कैप के नीचे प्लस है इसलिए वो प्लस से ओपन हुआ। के कैप के रो और कॉलम को हाइड करोगे, लेफ्ट से चलते हुए सबसे पहले आपको मिलेगा A1 B2 माइनस A1 A1 माइनस A2 B1। ये आपका आंसर आ गया डायरेक्ट आई कैप, जे कैप और के कैप में। क्लियर हुआ? यस। तो इसको अब लिख पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बस मैं इस तरह से लिख देता हूँ, हाइड रो एंड कॉलम एंड क्रॉस मल्टीप्लाई। सर हमको नोट्स में ये लिखना है हाइड रो वाला। हाँ लिखो, वरना याद कैसे रहेगा। सर आपने बोला था जो फॉर्मूला वाली बुक बनाएंगे उसमें ट्रिक्स नहीं लिखने हैं, तो ये लिख सकते हैं? ये ट्रिक नहीं है, ये तो बेटा फॉर्मूला टाइप ही। अब लोग इसको रट लेते हैं, पता है, A2 B3 माइनस B2 A3 इसको। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ खास फायदा है इसको रटने का। आप बस इसे सीखना चाहते हो किसी तरीके से, तो इसको किस तरह लिखा जाए ये आपको बनाना पड़ेगा अपना। कुछ लोग इसका ये फॉर्मूला लिख लेंगे जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है ना, क्योंकि जनरल है ना ये तो। और कुछ लोग अपने हिसाब से लिख लो ऐसे हाइड रो एंड कॉलम वगैरह करके। ओके, हमें समझ आना चाहिए, बेसिकली बात है।
सर एक सर ऐसा एग्जांपल वेक्टर बिल्कुल एग्जाम्पल तो करेंगे, ये लिख लिया क्या सबने? यस सर हाँ सर। यस सर। चलो तो एग्जाम्पल ये रहा, जैसे मैं कहूँ कि ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप और बी वेक्टर है i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, और मुझसे पूछा गया है फाइंड b क्रॉस ए। ठीक है, तो मुझे b क्रॉस ए पूछा गया है, मैं क्या है अपना डिटर्मिनेंट बना लेता हूँ, लिख दूंगा i j k प्लस माइनस प्लस। पहले डेटा किसका फिल करेंगे? बी का बी क्रॉस से लिखा है तो बी का डेटा पहले, तो 1 1 माइनस 2, कोई दिक्कत? फिर ए का डेटा, ए का डेटा क्या है 2 3 0। 0 डेटा फिल करने में कोई दिक्कत नहीं? सर एक डाउट था, हाँ बोलो। 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स से जे के कोई भी मतलब वैल्यू को या फिर के आई के, तो वो 0 वेक्टर बन जाएगा। हाँ 0 वेक्टर बन जाएगा। अब देखो आई कैप के लिए लिखना है मुझे, तो उसके रो और कॉलम को मैं हाइड कर लेता हूँ, तो ये आई कैप का रो और कॉलम गया। 6 कैप। अब बचा क्या आपके पास? 1 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 प्लस 6 वही समझ आया? अब जे कैप माइनस जे कैप, उसके रो और कॉलम को हाइड किया, 1 इंटू 0 0 plus 0 4 माइनस माइनस 4 और प्लस के, इसके रो और कॉलम को हाइड किया 3 3 माइनस, आंसर मिला आपको 6 आई कैप 6 i cap आई minus कैप 4 माइनस j 4 cap जे plus प्लस k के 4 कैप। j plus cap plus 1 k k cap cap। समझ प्लस आया? के बोलो भाई, कितना आसान हो गया? Yes sir। वो इरिटेटिंग काम से बच गए आप, एक एक को मल्टीप्लाई करके कन्वेंशन वगैरह देखने से बच गए, है कि नहीं? जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी फटाफट आप निकालने भी लग जाओगे। ओके, कोई डाउट है तो बोलो, सर मन में मत। हाँ सर एक डाउट है कि आपने पर आई कैप जे कैप के कैप की वैल्यू ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस ली है, तो हम माइनस प्लस माइनस ले सकते हैं? नहीं, ओके सर। नहीं ले सकते। ओके चलो, ए हो गया, मैंने कहा था ये एक सेट मेथड है, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। ओके, और ओके सर। बी है ये आई माइनस जे माइनस के, दूसरा कर लो कोई आंसर मत बोलना, मैं पूछ लूंगा एक बार, सभी लोग ट्राई करो। सर डन हो गया, बढ़िया। डन।
ये लिख लिया होगा सबने? यस सर, ये सब तो हो गया। अर्जुन, समझ आया तुमको? अर्जुन चतुर्वेदी जी, नहीं पहुंच रही आवाज, शायद पहुंचती ही नहीं कभी। अथर्व, अथर्व ठीक है। यस सर। हाँ बेटा, सॉल्व किया आपने? हाँ सर। तो क्या आप बताना चाहोगे आंसर? यस, 3i कैप प्लस 3j कैप। 3i कैप प्लस 3j कैप। यस सब सर। संतुष्ट हैं? यस सर। सही है बिल्कुल? यस सर। यस सर। किसी को Yes, sir. डाउट? नो सर। किसी को डाउट है तो मैं लिख देता हूँ फटाफट। i ये हो गया 2 माइनस माइनस 1, है ना, माइनस j माइनस 2 माइनस 1 प्लस k माइनस 2 प्लस 2 प्लस, ये आ जाएगा आपके पास। क्लियर है? चलो यस सर। दूसरा देख लेते हैं। सर मैं कहूँ? हाँ बता दो निसर्ग। सर 4i कैप 4i कैप माइनस 3j कैप माइनस 3j कैप माइनस 17k कैप। माइनस अलग आ रहा है। 17k कैप। नो अलग आ सर। रहा है? सर डिफरेंट है। यस हाँ सर, अलग आ सर। रहा है। देख लेते हैं फटाफट। a क्रॉस b भरना था तो 0 3 4 2 माइनस 3 1। ठीक है, ये क्या लिखूंगा मैं? आई पहले कैप मैं इन लिख दूंगा ब्रैकेट i कैप के लिए। ये आ जाएगा मेरे पास कितना? 3 प्लस 12 प्लस माइनस j 0 माइनस 0 0 माइनस माइनस 8 8 माइनस प्लस 8 ही k रहेगा वो तो। 0 माइनस 6 0 माइनस 6। यस सर। ये आएगा तो हमारे पास 15 आई के प्लस प्लस 8 जे 15 i कैप कैप माइनस प्लस प्लस 8 8 8j कैप प्लस 8 माइनस j 6j कैप 15 माइनस कैप। 6 के j प्लस कैप। 8 के माइनस 9। क्या हुआ भाई माइनस निसर्ग, क्या गलती की है? सर गलती से 340 ले लिया। हाँ वही होनी थी, मुझे पता था क्योंकि यही गलती होती है। तो कोएफिशिएंट ध्यान से भरना बहुत जरूरी है। ठीक है, और कुछ तो हो ही नहीं सकता इसमें। एक बार मेथड सीख गए तो सीख गए। बताओ भाई, और सर एक बात, आवश्यकता है? हाँ ये एग्जाम में मेथड चलता है? बेटा, ये लिटरल मेथड ही ये है, कोई ट्रिक नहीं है। ओके। ये मेथड है। डिटर्मिनेंट मैंने कहा ना एक चैप्टर है, तो आप पूरा लीगल मेथड यूज कर रहे हैं। ओके, यस सर। एग्जाम में आप बिल्कुल इसी से करना है आपको, टाइम थोड़ी वेस्ट करेंगे। चलो और करें यस या सर। यस सर। यस सर। टीपीपी कर लोगे? सर वो भी चलेगा। बताओ, अगर कॉन्फिडेंस नहीं आया तो और कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बैठा बैठा कुछ भी लिखता देख लेना रहूँ। सर कर आप। सकते हो आप। एक दो सर हाँ दो है ना सर। माइनस के, और बी ले लेता हूँ 3i प्लस 3j माइनस के। इसमें मेरा कुछ थोड़ी हो, तो कुछ भी लिखता रहता हो यहाँ बैठ के। लो बताओ। सर ए क्रॉस भी फाइंड करना है कि बी क्रॉस? चलो बी क्रॉस से कर लेते हैं।
सर डन क्या? सर डन सर। यस सर। सर डन। डन सर। डन डन सर। बढ़िया। सर डन। अस्मिता आपका हुआ? सर इसको सीधा लिखे या वैसे बी कैप को पहले लिखे, आंसर तो एक ही आएगा ना? जी माइनस का अंतर आ जाएगा। हाँ सर। यस सर माइनस। तो बताओ आंसर आया? हाँ क्या आया? सीधा आंसर बताओ। हाँ बता दो। -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 3 के कैप। क्या भाई सही है? सर अलग आ रहा है। मैं चलो एक बार मैं करके देखता हूँ। एक बार देखो, आई कैप लिया, इसके रो और कॉलम को हाइड किया, 4 -4 × 3 12 -12 -12 आई कैप। उल्टा two, किया मैंने, minus ए two, कैप minus बी zero. कैप किया एक बार करके। तो क्या? तुमने शायद डेटा गलत फिल कर दिया। हाँ मैंने उल्टा किया है, ए कैप इनटू बी कैप कर लिया, बी कैप इनटू ए कैप। तो उससे तो इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, उससे +12 आना चाहिए था। आपने ना ये 4 गलत जगह पे लिखा है, 4 शायद जे कैप में लिखा होगा, देखो। नहीं मैंने के में ही लिखा है पर। तो फिर इसको हाइड करेंगे, अगर इसको हाइड करें और इसको हाइड करेंगे तो क्या आएगा? -12 -0। चलो अभी देख लो, जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। -j, जे में देखेंगे तो 3 × -12 प्लस +1 प्लस के कैप प्लस Zero के minus 3 नहीं 0 - 3। हाँ वही -3। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, बाकी सब सही हो जाएगा। तो ये आपको मिल गया कितना? -12 -12 आई कैप प्लस 11 जे कैप माइनस 3 की कैप। सर ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर करके फिर माइनस ओवरऑल कर दे तो फिर चलेगा। हाँ तो उससे मेहनत थोड़ी कम लग रही है आपकी, सेम ही तो काम कर रहे हो। डेटा बी का पहले फिल करो या ए का पहले फिल करो, आपकी इच्छा है। समझ आया? क्लियर है? बाकी मैं आपको दे ही दूंगा Yes, sir. DPP, Yes, sir. तो आप प्रैक्टिस आराम से करते रहना बैठे बैठे, ठीक है? चलो आगे देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आ जाती है कि A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड ये इक्वल होता है B क्रॉस A के मैग्नीट्यूड के, जो कि सही भी है, मॉड A मॉड B साइन थीटा, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हो जाता है A क्रॉस A इज इक्वल टू 0 वेक्टर, क्योंकि थीटा 0 है ना। तो एक वेक्टर का खुद ही से क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 वेक्टर देगा आपको, ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीसरी प्रॉपर्टी A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A, सही है कि नहीं? A क्रॉस B और B क्रॉस A का मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है, पर उनकी डायरेक्शन क्या हो जाती है भाई? ऑपोजिट। तो डायरेक्शन ऑपोजिट करने के लिए क्या लगा दूंगा मैं? बस एक माइनस साइन का अंतर आ जाएगा, है कि नहीं सर? हाँ यस सर तो ऐसा लिख सकते हैं कि n कैप इज इक्वल्स टू माइनस n डैश कैप। n कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ, मतलब a क्रॉस b का जो n कैप होगा वो इसके उस माइनस में होगा। B क्रॉस A का n कैप होगा। हाँ बिल्कुल, डायरेक्शन ही तो ऑपोजिट है। चलो अगला A क्रॉस B प्लस माइनस C, ये हो जाता है A क्रॉस B प्लस माइनस
ए क्रॉस सी, गलती से सी क्रॉस ए मत लिख देना, ए पहले है तो ए पहले ही रहेगा। ओके, क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। यस। पांचवी प्रॉपर्टी, इफ ए वेक्टर इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर, यानी कि थीटा अगर 0 डिग्री या 180 डिग्री है, देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अरे होगा कि नहीं, क्योंकि साइन 0 0 या साइन 180 भी 0। क्लियर है? बस यही आपकी प्रॉपर्टीज है। हाँ थर्ड प्रॉपर्टी समझा सकते हैं आप फिर से? हाँ बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी में बेसिकली अंतर ये हो जाता है कि सोचो इसी में डिटर्मिनेंट में आप ऊपर अगर बी का ऊपर ए का डेटा भरते, नीचे बी का डेटा भरते, तो आंसर में ओवरऑल एक माइनस का डिफरेंस आता। अगर मैं ए क्रॉस बी निकालता तो वो आता +12i -11j +3 के, यानी ए क्रॉस बी करने में और बी क्रॉस ए करने में सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन का डिफरेंस आता है। मैग्नीट्यूड तो क्या आता है उनका, सेम ही आता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। यस सर, समझ। चलो सर। हाँ सर, हम ए क्रॉस बी में हम पैरेललोग्राम जो बनता है उसका एरिया फाइंड करते हैं, राइट? अभी तो बताना बाकी है वो, पर आप अपना डाउट पूछो। हाँ सर, तो फिर सर ए क्रॉस बी में जो पैरेललोग्राम बनेगा और बी क्रॉस ए में जो बनेगा वो सेम नहीं होगा फिर? सेम होगा। तो फिर माइनस की साइन क्यों आ रही है? क्योंकि हम तो पैरेललोग्राम उल्टा बनेगा। दोनों की डायरेक्शन अलग है, एरिया तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा ना। अच्छा, तो पैरेललोग्राम की एरिया सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है। ओके, चलो देखते हैं अभी। ठीक है, तो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल तो बोला क्या गया, बोला गया कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, if a vector and b vector are adjacent sides of a parallelogram, तो कैसा रहा होगा पैरेललोग्राम? ऐसा है कि नहीं, कुछ ऐसा रहेगा। इंटरनेट का इशू आ रहा तो आप वापस समझा सकते हो। ये फिफ्थ लॉ एरिया सुना था मैंने, फिफ्थ वाली। क्या समझना है बेटा, क्या क्या पार्ट मिस हुआ? सर वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल अभी है जो हम करेंगे। तो बस हेडिंग ही लिखी है अभी तो, बाकी तो मैं बोल ही रहा था। If a vector and b vector are adjacent sides of a parallelogram, then its area is given by a vector is equal to a cross b और b cross a। बात समझ आई? अगर a वेक्टर और b वेक्टर किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स हैं इस तरह से, तो वो जो पैरेललोग्राम बन रहा होगा उसका जो टोटल एरिया आएगा वो आएगा ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, एरिया कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर है। स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी है। ओके। हाँ, दुनिया हिल जाती है लोगों की, मेरी भी हिल गई थी। अब आपकी भी याद रखना है कि एरिया क्या है ना मेरे भाई, एक वेक्टर क्वांटिटी है।
बचपन में हम ये सब समझ नहीं पाते, इसलिए इतना डिटेल में कभी आपको बताया नहीं गया। पर एरिया की भी डायरेक्शन होती है, आगे चल के इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पढ़ोगे तब इसका बहुत काम आएगा। तो कोई भी 2D ऑब्जेक्ट लें, ध्यान से सुनना मेरी बात। आप अगर फोन पे देख रहे हो तो फोन की स्क्रीन को देखो, लैपटॉप को देख रहे हो तो लैपटॉप की स्क्रीन को देखो। अगर मैं आपसे फोन की स्क्रीन का एरिया या लैपटॉप की स्क्रीन का एरिया पूछूं तो मोस्ट प्रोबेबली वो रेक्टेंगल होगा, तो आप कहोगे लेंथ इनटू विड्थ, है कि नहीं? अभी तक हमें सिर्फ यही पता था, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू विड्थ, पर उसकी एक डायरेक्शन भी होती है। और अगर 2D ऑब्जेक्ट है जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रेपेजियम, यानी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो उसके एरिया वेक्टर की 2 डायरेक्शन पॉसिबल होती हैं, और वो डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आपकी स्क्रीन जिस प्लेन में रखी हुई है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होगी, यानी स्क्रीन से बाहर आती हुई डायरेक्शन या स्क्रीन के अंदर जाती हुई डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन एरिया की डायरेक्शन कहलाती हैं। ये कन्वेंशन बनाया गया। ओके, तो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और आपको याद रखना है कि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर to the plane of the object, of the 2D object। इसीलिए A क्रॉस B से एक डायरेक्शन मिलेगी और B क्रॉस A से एक डायरेक्शन मिलेगी। बात समझ आई? यस सर। तो इस तरह से कैन यू रिपीट वंस मोर? सर तो हम एरिया जब, ओके सर पूछो। कहां से रिपीट करना है भाई, जिन्होंने कहा रिपीट वंस मोर? सर ये जो आपने लास्ट क्लास में समझाया था, क्योंकि तब नेटवर्क इशू था तो आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, तो मैंने बस ये कहा है कि कोई भी 2D ऑब्जेक्ट है आपके पास, जैसे कि स्क्रीन है आपकी, तो उसका एरिया तो आप लेंथ इनटू विड्थ से निकाल लोगे। अगर मैं डायरेक्शन बोलूंगी, डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द 2D ऑब्जेक्ट, यानी आपकी स्क्रीन से परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन होगी एरिया वेक्टर की। ओके सर, थैंक यू। बात समझ आई? तो ये तो निकालेंगे हाँ, हम सर। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट से, समझ आए? सर सिमिलरली, हाँ सर, तो फिर हम एरिया हमेशा यूनिट स्क्वायर में क्यों लिखते हैं? हम ऐसे डायरेक्शन क्यों नहीं लिखते कि 30 डिग्री वेस्ट, 40 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, ऐसा क्यों नहीं लिखते? जरूरत नहीं होती हमें। सर एक्सेलरेशन क्या होता है, स्केलर या वेक्टर? वेक्टर। ओके, तो ठीक है, अब देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एडजेसेंट sides of a triangle, then its area, बताओ क्या आएगा? ये हो जाता है हाफ A क्रॉस B और हाफ B क्रॉस A, पैरेललोग्राम का आधा। दिख रहा है ना सीधे सीधे, आधा पैरेललोग्राम। इस तरह से आप ट्राइंगल फॉर्मूला भी बोल सकते हैं सर। क्या? एक तरीके से ट्राइंगल का ही फॉर्मूला है, बस वो पैरेललोग्राम का हाफ। अरे ट्राइंगल का नहीं है मालिक, ट्रायंगल में तो हाइट होता है ना। हाँ ट्राइंगल में तो हाइट होती है, यहाँ तो टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी है, समझ रहे हो? सर मैंने सिमिलर बोला सर। ठीक है भाई, तुम सही हो। ओके, क्लियर हुआ सबको? तो पैरेललोग्राम का एरिया, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें पता चली जो कि नई हैं? सबसे पहली बात तो हमें ये नहीं पता चली है कि भाई एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, और किसी भी 2D ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे कि मैं बोलूं कि मान लो मैं एक रिंग बनाता हूं इस तरह से, समझ आ रहा है ना, प्लेन से बाहर आती हुई, तो उसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? उसका एरिया वेक्टर उसके प्लेन से परपेंडिकुलर होगा, या तो ऊपर या तो नीचे। बात समझ आई? बोलिए भाई।
सिमिलरली मैं अगर रिंग इस तरह से बना दूं यस सर। तो एरिया वेक्टर कहाँ कहाँ होगा, या तो इस तरफ माइनस वाई और प्लस या इस तरफ। राइट हैंड साइड। बात समझ आई? चलो यस सर। कोई दिक्कत यहाँ पे? नहीं। नो सर। अब क्या होगा ना, कुछ डायरेक्शन भी हमारे काम आएंगी, तो डायरेक्शन भी याद रखनी होती है आपको। कैसे? सबसे पहले तो ये याद रखना होता है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहाँ है, तो उसके लिए ये याद रखना चाहिए न्यूज, NEWS, ठीक है ना। ये आपको याद रखना होता है कि ये एक प्लेन में लाई करते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, समझ आया? और ये पूरा कहलाता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन। जैसे ईस्ट डायरेक्शन मान लेता हूं कि आपके सामने है, आप जैसे बैठे हो, आपका मुंह जिस तरफ है वहां पे मान लेता हूं कि ईस्ट है, तो आपके पीछे क्या हो जाएगा? वेस्ट, है ना। आपके लेफ्ट में क्या हो जाएगा? नॉर्थ। नॉर्थ। राइट में क्या आ जाएगा? साउथ। अब कुछ बच्चे गलती पता है क्या करते हैं, कुछ बच्चे सोचते हैं कि नॉर्थ ऊपर होता है, क्योंकि डायग्राम ऐसे बना दिया। तो नॉर्थ ऊपर नहीं होता। जैसे आप बैठे हो, मैं आपसे पूछूं नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ है, तो आप ऊपर थोड़ी पॉइंट कर दोगे, आसमान में थोड़ी चले जाएंगे हम। नॉर्थ कहाँ होगा? हमारे लेफ्ट में होगा। समझ आ रहा है? सर सब कोप्लेनर होते हैं ना? हाँ, सब कोप्लेनर होते हैं। जैसे आप अभी कुर्सी पे या बेड पे बैठे हो, आपके सामने नॉर्थ है, तो आपके पीछे साउथ होगा, है कि नहीं? आपके राइट में ईस्ट होगा, आपके लेफ्ट में वेस्ट होगा। मैं लिख भी देता हूं कि ये अगर हमारा फ्रंट साइड है तो ये आपका बैक साइड होगा, और ये आपका राइट साइड होगा, और ये आपका लेफ्ट साइड होगा। लेफ्ट साइड। तो दो डायरेक्शन और होती हैं जिंदगी में जो काम आती हैं। एक है ऊपर की डायरेक्शन। अब मान लो ऊपर की डायरेक्शन को लिखना है, तो क्या डायरेक्शन लिखूं उसे मैं? समझ आ रहा है? वर्टिकली आप लिख देते हैं उसे हम, ठीक है ना। तो उसे शो किया जाता है इस तरह से, ये कहलाती है वर्टिकली अप डायरेक्शन, या इसे कहा जाता है आउट ऑफ द स्क्रीन। जैसे आपकी लैपटॉप की स्क्रीन है, और मैं कहूं कि इस स्क्रीन से बाहर आने वाली डायरेक्शन, यानी आपकी तरफ आने वाली जो डायरेक्शन है, स्क्रीन से आपकी तरफ आने वाली जो डायरेक्शन है, उसको आप क्या नाम दोगे? आउट ऑफ, ठीक है ना। तो आप क्या कह देते हो? वर्टिकली अप, बाहर निकलती हुई। कोई भी प्लेन आपको दिया जाए उससे। सिमिलरली ये डायरेक्शन शो कर दी जाती है, इसे कहते हैं वर्टिकली डाउन। वर्टिकली डाउन या इनटू द स्क्रीन। इनटू द स्क्रीन या प्लेन कह सकते हो आप, प्लेन। तो ये दो सिंबल और याद रखने होंगे आपको, ठीक है ना। सर आउट ऑफ द स्क्रीन और इनटू द स्क्रीन। सर आप इसको ये 2D प्लेन में बना सकते हैं? किसको? ये वर्टिकली अप एंड वर्टिकली डाउन। ये लो वर्टिकली अप, इससे ज्यादा तो नहीं बना सकते बेटा। नहीं, अगर मैं सिंबल सर से इस पे चलूं तो डॉटेड लाइन आएगी ना, वरना साउथ वेस्ट क्या होगा? अरे मेरे भाई, हाँ डॉटेड लाइन आई। अब मैं भूल गया था, स्कूल में काफी चीजें सिखाई जाती हैं। हाँ बोलो। हाँ, जो दूसरा क्या कह रहे थे भाई तुम? भूल गया मैं। सर अगर सिंबल से रिप्रेजेंट करना हो उसमें, तो सिंबल एक बना दूसरे तो के दिया ऊपर बेटा। आ जाए। एक दूसरे के ऊपर नहीं, इसको साइड में बना देना। वर्टिकली अप यहाँ बना देना, वर्टिकली डाउन यहाँ बना देना। ओके, हाँ तब ठीक है। जरूरी थोड़ी एक ही जगह बनाया जाए। ओके सर। क्लियर हुआ क्या? यस सर। चलो, इनका काम आगे आएगा। अब ये वैसे तो मैं नेक्स्ट क्लास में भी बताऊंगा आपको, पर यहाँ मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। राइट हैंड पाम रूल टू गेट डायरेक्शन मैग्नेटिक ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है ना। कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट आपको बोला जाए, उसकी सिर्फ डायरेक्शन जाननी है आपको।
वेक्टर फॉर्म में लिखनी नहीं है। जैसे एक तो हमने सीखा है कि डायरेक्शन लिखने के लिए आप यूनिट वेक्टर लिखते हो, है ना, पर सिर्फ डायरेक्शन आपको अंदाजा लगाना है कि किस तरफ डायरेक्शन होगी, तो उसके लिए एक राइट हैंड पाम रूल यूज होता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th में रोटेशन चैप्टर आएगा उसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर उसमें तो स्क्रू भी आएगा। आपने सुने होंगे राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, राइट हैंड फ्लेमिंग रूल। यस सर ये सब कचरा हम नहीं पढ़ते, ठीक है, ये सब कुछ हम नहीं पढ़ते। मैं पूरे 11th 12th के सिलेबस में हर एक क्वेश्चन को सिर्फ राइट हैंड पाम रूल से सॉल्व करूंगा। मैं बाकी ना तो फ्लेमिंग का कोई रूल याद करने वाला हूँ और ना ही कोई राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल याद करने की जरूरत है। आप चाहोगे बोर्ड्स के लिए तो मैं आपको बता दूंगा होता क्या है वो, पर हाँ जेई के सारे क्वेश्चन हम राइट हैंड पाम रूल से ही सॉल्व कर सकते हैं, ये मोर देन इनफ होता है। चलो, तो अगर आपसे कोई बोले कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताइए, जहां ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, आपको करना क्या है मैं वो बताता हूं, उसे ध्यान से सुनना। आप सभी के पास राइट हैंड है, ठीक है, अपने राइट हैंड पे फिस्ट बनाइए। फिस्ट मतलब हाथ को बंद कर लो। कर लिया सबने? देखो सीखना है तो स्टाइल मत मारना, जो मैं बोल रहा हूँ उसे करते जाना तो ही सीख पाओगे, नहीं बैठे रह जाओगे। आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। राइट हैंड पे फिस्ट बनानी है, कोई नहीं देख रहा आपको, मुट्ठी बंद रखनी है बस, सारी उंगलियां बंद। अब जो चीज पहले लिखी गई है उसके अलोंग अपने राइट हैंड के थंब को ओपन करके उस डायरेक्शन में पॉइंट करो। तो ए पहले लिखा है, ए किस डायरेक्शन में है मुझे ये बताओ जरा बोल के। राइट थंब को, राइट हैंड के थंब को राइट डायरेक्शन में अलाइन कर लो, तो कुछ ऐसी सिचुएशन हुई होगी, ये आपका हाथ बंद रहेगा, यस सर थंब इस तरफ कुछ आ गया होगा, है कि नहीं? यस सर कुछ ऐसा होगा, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ सबकी उंगलियां इस तरह से आगे दिख रही होंगी, है कि नहीं? कुछ इस तरह से। अब ये आपका फिक्स हो गया है, अब इसे भगवान भी नहीं हिला सकता, याद रखना ये थंब फिक्स हो चुका है। अब जो चीज बाद में लिखी है वो लिखा है बी। जो चीज बाद में लिखी है उसकी डायरेक्शन में अपनी फिंगर टिप्स बता देता हूं, फिंगर की टिप्स क्या होती हैं अगर आपको नहीं पता तो, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये होती है टिप्स। ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ना भाई, जस्ट ऊपर वाला, ये मान लो जहां पे नेल पॉलिश लगाते हैं लड़कियां या कुछ लड़के भी लगाते होंगे तो मुझे पता नहीं, ठीक है, ये फिंगर टिप्स कहलाती है, ठीक है। तो इन फिंगर टिप्स को पॉइंट करना है जो चीज बाद में लिखी है, यानी बी वेक्टर के तरफ। सर अपने राइट हैंड की फिंगर टिप्स को कहां पॉइंट करेंगे हम, बताओ बी किधर पॉइंट कर रहा है? अरे नॉर्थ नॉर्थ भूल जाओ, सीधे सामने के ऊपर भाई, 3 4, ये तो यहाँ फिक्स था ही, अरे है कि नहीं? हाँ यस सर। तो बताओ कि पाम की डायरेक्शन क्या है? पाम ऊपर है, वर्टिकली यहाँ किस्मत की लकीरें होती हैं, तुम वो सब मत बोलो यार वर्टिकली, मैं तुमसे हिंदी के बोलने को कह रहा हूँ ना, बस सादा बोलो, अंदर बाहर इस तरह से बोलो, आउट ऑफ द प्लेन। बिल्कुल सर। ये आपकी हाथ की लकीरें आपको दिख रही होंगी, ये सिचुएशन हुई होगी, है ना? तो जहां पे ये अपनी लाइंस बनी होती हैं उसको पाम कहते हैं, उसकी उल्टी साइड को पाम नहीं कहते, ठीक है ना, हम इसको फेस ऑफ द पाम कहते हैं, ठीक है। तो ये जिधर पॉइंट कर रहा होता है वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होती है। तो ये पॉइंट कर रहा है आउट ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के बाहर कर रहा है कि नहीं, बाहर आता हुआ, तो ये डायरेक्शन, इससे मैं कह दूंगा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, आउट ऑफ द प्लेन लिख देता हूं। तो जिस भी प्लेन में ए क्रॉस बी होंगे उस प्लेन से बाहर आती हुई जो डायरेक्शन होगी उसमें ए क्रॉस बी अलाइंड होगा। अरे भाई समझ आई क्या बात? यस सर, यस सर। तो ये बस राइट हैंड पाम रूल है, अगर आपने इसे मास्टर कर लिया तो कोई और रूल जिंदगी में पढ़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत इजी है वैसे।
ठीक है, एक और करके देखते हैं फटाफट। जैसे मैं कहूं कि आपका ये है आपका बी और ये है आपका ए, और आपको चाहिए ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। राइट हैंड बंद रखो, पहले थंब निकालो। सर आउट ऑफ द प्लेन। सर थंब कैसे निकालेंगे? अब ये तो मैं बताता हूँ। आउट ऑफ द प्लेन होगा। आउट ऑफ द प्लेन। सर इनसाइड द पेज। आउट ऑफ द प्लेन होगा यस सर इनसाइड द पेज नहीं, आउट ऑफ। तो हाथ मुड़ जा रहा है जी। बिल्कुल मुड़ेगा बेटा, बिल्कुल मुड़ेगा। सर आउट ऑफ द प्लेन। सर थोड़ा सा इनसाइड द प्लेन होगा। मुड़ेगा इसमें। वही सर इनसाइड द प्लेन होगा ना। इसमें क्या कई लोग इतना हाथ मोड़ लेते हैं, वो सोच नहीं पाते दूसरी साइड से भी हाथ मुड़ जाता है, तो वो तो अब आपके हाथ की फ्लेक्सिबिलिटी पे है। ठीक है, देखो अपना राइट हैंड सबने बंद कर लिया। ए की तरफ थंब अलाइन करना है, किससे नहीं हो पा रहा है? सर फिश को घुमा सकते हैं ना, मतलब अरे क्यों नहीं घुमा सकते, ऐसे आएगी ये। इस बार उंगलियां पीछे की तरफ होंगी। हाँ, उंगलियां स्क्रीन की तरफ होंगी। अरे हाथ तो पहले तो घुमा सकते हैं। तो ए की तरफ कर लिया मैंने, और अंगूठा आप पकड़ लो, फिक्स हो गया आपका। अब अंगूठा यहाँ से हिलना नहीं चाहिए, ये फिक्स हो चुका है। समझ आया? यस अब सर। ये फिक्स हो गया। बी कहाँ पॉइंट कर रहा है? नीचे। नीचे। तो फिंगर की टिप्स कहाँ पॉइंट होनी चाहिए? जब मैं हाथ खोलूं तो फिंगर टिप्स कहाँ पॉइंट करनी चाहिए? नीचे। अंगूठे को यहाँ पकड़ लो लेफ्ट में, अंगूठे को दूसरे हाथ से पकड़ लो लेफ्ट में, और अब फिंगर टिप्स को नीचे खोलो। कैसा बनेगा? आउट ऑफ कुछ ये सिचुएशन आएगी, आउट ऑफ द प्लेन। कुछ ये सिचुएशन आई होगी। हाँ सर एग्जैक्टली। और ये आपकी हाथ की कितना गंदा बन रहा है यार। ये ए सर ये और ये बी बहुत छोटी है। अरे समझ आया? इस तरह का बनेगा कि फिंगर, तो ये आपका आ गया फिर से आउट ऑफ द प्लेन। देखो इसका यूज अभी हाल फिलहाल में नहीं आएगा। क्या हुआ? इनसाइड द प्लेन कैसा होगा? अभी कर देते हैं एक क्वेश्चन उसका, क्यों नहीं आएगा? सर यही लेफ्ट ऊपर की साइड एरो बन गया तो बस हाँ, जैसे मैं बोल दूं कि ये आपका ए है और ये आपका बी है, इसको करके देखो। इनसाइड द प्लेन। ए की तरफ थंब फिक्स कर लिया, लेफ्ट में थंब फिक्स हो गया और फिंगर टिप्स ऊपर, तो कुछ ऐसा बनेगा आपका। इनसाइड द पेज है कि नहीं? इस बार लाइंस नहीं दिख इनटू द प्लेन। समझ आ रहा है? ये सभी ए क्रॉस बी है। अच्छा एक चीज और नोटिस कर सकते हो, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन एग्जैक्टली उल्टी आती है। आ रही है कि नहीं? हाँ, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है ना, बी क्रॉस ए मतलब ए क्रॉस बी, उसमें डायरेक्शन उल्टी थी उसकी, पर इसमें ही आप बी क्रॉस ए करके देखो जरा। सर बी क्रॉस से करके देखो ना क्या हुआ। हाँ इस बार थंब किसकी तरफ रहेगा? बी की तरफ ऊपर रहेगा ऊपर। बिल्कुल सर आउटसाइड द प्लेन होगा अभी। बी क्रॉस ए अगर आप करते हो तो बी क्रॉस ए में थंब ऐसे रखना है, हाँ थंब ऊपर की तरफ और फिंगर टिप्स यहाँ पॉइंट करनी चाहिए, है कि नहीं? आउट ऑफ द पेज। बी क्रॉस ए किधर आएगा? आउट ऑफ द प्लेन। अरे बोलो भाई, दुखी होने की बात नहीं है, जिनको नहीं समझ आया दुखी मत हो। यहाँ तो ज्यादा कुछ यूज है नहीं इसका। है क्या इतना इजी? मतलब इसका ज्यादा यूज जो आएगा वो अपना रोटेशन में आएगा, तब मैं एक बार वापस बताऊंगा, ठीक है ना? चलो तो बस आज यहीं तक रखते हैं। कल जो है अपन वेक्टर को खत्म कर देंगे विद इन हाफ एन आवर या 40 मिनट्स, और यूनिट्स एंड मेजरमेंट चालू कर देंगे। ओके यस सर। सर सर मैं आपको एक व्हाट्सएप पे डाउट भेजा था इंटीग्रेशन। मैंने देख नहीं पाया होगा बेटा, मैं देखता हूँ फिर आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। ओके ओके चलो तो हाँ
डीपीपी मिलेगी ना? सर मैंने आपको हाँ डीपीपी आज मैं दे दूंगा। हाँ सर मैंने आपको जो डाउट भेजा था सर, आपने उसमें डायरेक्ट इक्वेट कैसे किया वो समझ नहीं आया। क्या इक्वेट कैसे किया बेटा? सर वो फोर्स वाला था ना, सेंट्रीपेटल फोर्स। नहीं इक्वेट नहीं, प्रोपोर्शनैलिटी आएगी, मैंने लिखा भी तो था उसमें। अब वो रिजल्ट मुझे पता है इसलिए मैंने इक्वल लिख दिया, बाकी तो प्रोपोर्शनैलिटी आएगी। कांस्टेंट हम ऐसे नहीं निकाल पाएंगे, कांस्टेंट निकालने के लिए, इक्वल लाने के लिए हमें कोई ना कोई डेटा चाहिए होगा एक्सपेरिमेंटल। तो सर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा सकते हो उसकी जगह पे? हाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स का लगाएंगे ना, के एम वाला? नहीं कुछ भी लिख दो, लैम्डा के अल्फा बीटा कुछ भी लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है। आता तो 1 है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है ना। पर हम ऐसे ही 1 नहीं लिख सकते उसे, उसके लिए उनको कोई डेटा मेंशन करना पड़ेगा, तब हम लिख पाएंगे। ओके सर, गॉट इट। ओके थैंक यू सर। चलो तो इसे पढ़ के आना, डीपीपी मैं आपको भेज दूंगा। अभी तो मेरी 1 बजे तक क्लास है, उसके बाद बना के मैं भेजता हूँ, सॉल्व कर लेना। यस ठीक है? सर। चलो बाय एवरीवन, थैंक यू, बाय। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय। बाय सर।